नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। दिल्ली में कल से महिलाओं को मिलेंगे 2500 रुपए रजिस्ट्रेशन के लिए स्पेशल पोर्टल होगा लॉन्च। 3 लाख से कम आय वाली महिलाएं पात्र। पीएम मोदी सूरत से सिलवासा के लिए रवाना। केंद्र शासित प्रदेश में नमो अस्पताल का करेंगे उद्घाटन। शाम को सूरत में रोड शो और जनसभा। गुजरात को पीएम देंगे बड़ी सौगात। हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कल पंचकुला में कार्यक्रम। टाउन पार्क में स्प्रिंग फेस्टिवल का करेंगे उद्घाटन। नारी शक्ति रक्तदान शिविर में करेंगे शिरकत। वृंदावन में सीएम योगी ने खेली लठमार होली। श्रद्धालुओं पर बरसाए फूल। बरसाना में सखियों ने किया नृत्य। योगी बोले, दिल्ली में अब राम भक्तों की सरकार। लाडली मंदिर में पूजा की। मुंबई में इनकम टैक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई। पार्ले जी के कई ठिकानों पर मारा गया छापा। दस्तावेजों की जांच में जुटी टीम। और मध्य प्रदेश में ठंड ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। हिमाचल प्रदेश में धूप खिली, तापमान बढ़ा। पहाड़ी राज्यों में 9 मार्च से बारिश बर्फबारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कानपुर से अहम खबर है, जहां कानपुर नगर निगम पहला ऐसा सदन बन गया है जहां पर वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को पारित किया गया है। इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए नगर निगम का विशेष सत्र बुलाया गया था। बहुमत के साथ नगर निगम में वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव पारित हुआ है। इस दौरान कांग्रेस और सपा के पार्षदों ने इसका विरोध भी किया। सदन में भाजपा पार्षदों की संख्या अधिक होने की वजह से प्रस्ताव आसानी से पारित हो गया। मेयर कानपुर मेयर का कहना है कि सदन में प्रस्ताव पारित होने के बाद अब इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन की प्रक्रिया लागू होने के बाद व्यवस्थाओं में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। वहीं विपक्षी पार्षदों का कहना है कि भाजपा पार्षदों की संख्या अधिक होने की वजह से इसे पास कर लिया गया। उन्होंने कहा कि लोकसभा में इसका पास होना मुश्किल है। उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने पर इसके तमाम नुकसान गिनाए। चुनाव हो चुका है, राज्य चुनाव और लोकसभा के चुनाव दोनों साथ हो चुके हैं, लेकिन कुछ बार-बार चुनाव की प्रक्रिया में है, बार-बार आचार संहिता लगने के कारण बार-बार विकास कार्यों में बाधा बनते हैं। इसलिए हमारी ये सदन 50,000 रुपए मांगा गया है। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री की सोच है कि देश का पैसा ज़्यादा बर्बाद न हो, देश का समय ज़्यादा बर्बाद न हो, देश में बार बार चुनाव हो तो बच्चों की पढ़ाई पीछे न हो, शादी ब्याह में प्रॉब्लम हो। इन सबको देखते हुए उन्होंने सारे इलेक्शन एक साथ, तो यहाँ से आज हमारा सदन पास करके राष्ट्रपति के यहाँ भेज। अगली खबर का रुख करके गाजीपुर में करंडा पुलिस की बीती रात एक बदमाश से मुठभेड़ हो गई है, जिसमें बदमाश घायल हो गया। घायल बदमाश के पास से एक देसी कट्टा, 315 बोर, 2 खाली कारतूस, एक पल्सर मोटरसाइकिल बरामद हुई। यह मुठभेड़ बीती रात हुई थाना क्षेत्र के धर्मपुर तिराहे पर हुई है। भड़सरा चौकी टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी, तभी पल्सर मोटरसाइकिल से 2 व्यक्ति बिना हेलमेट के भड़सरा की तरफ चले आ रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो दोनों बिना रुके पुलिस टीम पर चढ़ाते हुए जमानिया की तरफ भागने लगे। चौकी प्रभारी ने तुरंत थानों को सूचित किया, जिसके बाद अलर्ट मोड पर आई पुलिस ने दोनों को धर्मपुरा पुलिया के पास घेर कर रोकने का प्रयास किया तो दोनों ने कट्टे से पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने भी फायर किया, जिसमें एक बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी है, जिससे आनन फानन में CSC करंडा भेजा गया, जबकि दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। चौकी इंचार्ज सचिन, जो बरसरा की चौकी इंचार्ज है, आज अपने हमराइयों के साथ चेकिंग कर रहे थे। इस बीच में एक पल्सर मोटरसाइकिल जिसमें 2 युवक सवार थे और बिना हेलमेट के आ रहे थे, उनको जब हाथ देके रोका गया तो उन्होंने गाड़ी की स्पीड तेजी से बढ़ा दी। इन्हों को लगा संदिग्ध अपराधी होने के क्रम में इन्होंने फिर इसकी सूचना अपने SO साहब को दी। SO साहब अपने पुलिस बल के साथ जो रास्ते में गश्त में थे वो उनकी तरफ बढ़े और गाड़ी को रोकने का प्रयास किया तो उस पर जो लोग बैठे हुए थे उस पर एक ने तमंचे से फायर कर दिया SO और उनकी टीम के ऊपर। जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें एक युवक को गोली लगी, बाएं पैर में गोली लगी है।
खबर एटा से है, जहां अपनी सगी मां को जायदाद के खातिर जहर देकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जलेसर कोतवाली में बिसरा रिपोर्ट के आने के बाद सगे बेटों, बहुओं और पोतों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने मृतका के एक पुत्र योगेंद्र पाल सिंह की तहरीर पर गंभीर धाराओं में 3 बेटों, 3 बहुओं और 3 नातियों के विरुद्ध षड्यंत्र के तहत खाने में जहर देकर हत्या करने का मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार घटना फरवरी वर्ष 2023 की है। शिकायतकर्ता बेटे ने बिसरा रिपोर्ट आने के बाद जलेसर कोतवाली में तहरीर देकर मामला दर्ज करवाया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। शराब के नशे में धुत युवक ने भाला मारकर अपनी मां की हत्या कर दी। जब ग्रामीण ने उसे पकड़ने का प्रयास किया तो उन पर भी हमला हो गया और 2 लोगों को घायल कर दिया गया। गांव वालों ने किसी तरह से उसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर ली और कल्लू की शराबी बेटे से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि शाहजहांपुर के निगोही थाना क्षेत्र के गांव गणपतपुर में शराब के नशे में पिता पर हमला करने पर बचाव में आई 65 वर्षीय मां मैना देवी को बड़े बेटे विपिन कुमार ने भाला मार दिया। इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद भागते समय गांव के 2 लोगों ने पकड़ने का प्रयास किया तो आरोपी ने भाला मारकर उन्हें भी घायल कर दिया। ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले दिया। जनपद शाहजहांपुर के थाना निगोही में ग्राम गणपतपुर में एक युवक के द्वारा अपनी मां को भाला मारकर हत्या कर दी गई है। उक्त सूचना पश्चातकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। एफएसएल की टीम के द्वारा भाला और जरूरी प्रदर्श इकट्ठे किए गए। इसके साथ ही सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हो चुका है। युवक को हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। चंदौली के पॉलिटेक्निक कॉलेज में मदिरा और भांग की दुकानों के आवंटन के लिए आयोजित लॉटरी प्रक्रिया दौरान बड़ी संख्या में लोग जुटे। सचिव पंधारी यादव एमएसपी समेत आधा दर्जन पुलिस ने सुरक्षा का काम किया। जिले में कुल 262 मदिरा और भांग की दुकानों का आवंटन किया गया, जिनमें से 117 देसी शराब की दुकानें, 95 कंपोजिट शॉप, 4 मॉडल, 46 भांग की दुकानें शामिल हैं। में 704 आवेदन स्वीकार किए गए थे। इनमें से ऑनलाइन लॉटरी द्वारा दुकान का आवंटन किया गया। हालांकि कुछ लोग इस प्रक्रिया के बाद वापस लौटे, जबकि कुछ की किस्मत ने उनका साथ दिया। दूसरे चरण में एक भांग की दुकान का आवंटन अभी बाकी है, क्योंकि उसके लिए कोई आवेदन नहीं प्राप्त हुआ। मदिरा दुकानों के आवंटन में पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया और लॉटरी प्रणाली अपनाई गई। आज उत्तर प्रदेश में फुटकर शराब की दुकानों और भांग की दुकानों की लॉटरी संपन्न हुई है। इस क्रम में जनपद चंदौली में भी लॉटरी का प्रथम चरण संपन्न किया गया है। यहाँ पर जो है मदिरा में 4 प्रकार की दुकानें थी। देसी मदिरा, कंपोजिट शॉप, मॉडल शॉप और भांग, जिसमें देसी मदिरा की 117 दुकानें, कंपोजिट शॉप की 95, मॉडल शॉप 4 और भांग की 46, कुल 262 दुकानों के लिए जो है लॉटरी संपन्न हुई है। इन 262 दुकानों पर जनपद में कुल 7,242 आवेदन फार्म प्राप्त हुए थे। खबर चंदौली से, जहां अलीनगर थाना क्षेत्र में बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर पवन यादव की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्यारों ने खेत में दौड़ा कर ईंट और रोड से हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना से क्षेत्र में दहशत फैल गई है। पुलिस ने मौके से एक वाहन बरामद किया है। जांच में पुलिस जुटी हुई है। जमीन विवाद व व्यक्तिगत रंजिश को हत्या का कारण माना जा रहा है। पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ जारी है। हत्या में शामिल अन्य अपराधियों की तलाश भी जारी है। चंदौली के थाना अलीनगर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बरौली में कल रात एक सूचना के आधार पर, जहां पर एक व्यक्ति को गंभीर रूप से कुछ लोगों द्वारा घायल किए जाने की सूचना प्राप्त हुई, पर अलीनगर टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच के घटना का संज्ञान लिया गया। सर्वप्रथम घायल को आवश्यक चिकित्सा हेतु
जिला चिकित्सालय रवाना करा गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई के क्रम में मौके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में लिया गया है तथा मुकदमा पंजीकृत कर थाना अलीनगर अंतर्गत अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी समेत अन्य विधिक कार्यवाहियां प्रचलित हैं। खबर कासगंज से, जहां शहर के सोरो गेट पर दमकल विभाग की टीम ने प्रयागराज महाकुंभ से गंगा जल लाकर लोगों में वितरित किया है। वहीं गंगा जल को लेने के लिए सोरो गेट पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली है। लोग बाल्टी और कटिया बोतल में गंगा जल भर भर कर अपने घर ले जाते दिखाई दिए। आपको बता दें कि कासगंज जिले से दमकल की गाड़ियां कुंभ मेले प्रयागराज गई हुई थी और मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे कि इन गाड़ियों में कुंभ से गंगा जल भरकर अपने अपने जिलों में लोगों को गंगा जल वितरित किया जाए। इसी के चलते आज कासगंज के सोरो गेट पर जिले के CFO रमेश तिवारी की मौजूदगी में कासगंज शहर के सोरो गेट पर लोगों को सुबह 10 बजे से गंगा जल वितरित किया गया। हमारी गाड़ियां कुंभ में गई थी जो है, और वहां से आदेश हुआ था माननीय मुख्यमंत्री जी का कि ये जल हर जिले में जाएगा और सभी लोगों को वितरित किया जाएगा अमृत जल। लगभग सर अभी कितने लोगों को जल ले लिया होगा लोगों ने यहाँ पर? अभी तक तो 100 लोगों ने लिया, 100-150 लोगों ने यहाँ लिया। पुलिस लाइन गाड़ी गई है, कल सोरो में गाड़ी खड़ी करेंगे। जो लोग आएंगे उनको जल दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की $3 ट्रिलियन इकोनॉमी की मंशा को साकार करने के लिए यूपी सीडा जोरों शोरों से अपने काम में लग गया है। कानपुर जोन के आसपास औद्योगिक इकाइयों वाले क्षेत्रों में यूपी सीडा नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट को लॉन्च कर चुका है। वहीं रूमा इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में लगभग 90 करोड़ की लागत से विकास कार्य किया जा रहा है, जिसमें सड़क, रोड और पार्कों का निर्माण किया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है। साथ ही तीन सुंदर और बड़े एंट्री गेट भी बनाए जाएंगे। इसके साथ ही यूपी सीडा लगातार औद्योगिक क्षेत्र में 1 दर्जन से अधिक मूलभूत सुविधाओं पर काम कर रहा है। वहीं रूमा के औद्योगिक इकाइयों के मालिकों का कहना है कि पहले की अपेक्षा यूपी सीडा अब इन क्षेत्रों में बेहद सुविधा और तुरंत शिकायतों का निस्तारण करने का एक बड़ा हब बन चुका है। इन क्षेत्रों के विकास होने से इकाइयां और ज़्यादा बढ़ाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। यूपी सीडा के उप महाप्रबंधक सलिल यादव ने बताया कि यूपी सरकार के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री की मंशा के लिए लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। भारत सरकार की योजना है अटल औद्योगिक मिशन। तो इसके तहत ये औद्योगिक क्षेत्र जो है, इसमें इसकी सड़क, नाली, CTP और यहाँ की ग्रीनरी, पार्क्स, इन सब का रिडेवलपमेंट है। पानी, इन सब की व्यवस्था का है। चूँकि आप लोग को जैसा पता है कि ये औद्योगिक क्षेत्र विगत 20 वर्षों से नगर निगम कानपुर द्वारा इसका रखरखाव किया जा रहा था, तो उनकी अपनी कुछ लिमिटेशंस थी, जिसके कारण उतना गति से कार्य नहीं हो पाया। बट हमारी प्रदेश सरकार और जो हमारी सेंट्रल में गवर्नमेंट है, दोनों का ही ये फोकस है कि उत्तर प्रदेश को अगर 3 ट्रिलियन इकनॉमी हमें ले जाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उद्योगों में निवेश बढ़े, उद्योग के जो घराने हैं वो सब हमारे यहाँ आए। उत्तर प्रदेश को $3 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने के साकार करने के लिए उत्तर प्रदेश सीडा जो है तत्पर उतर गया है। मुख्यमंत्री के सपने को साकार करने के लिए यूपी सीडा की जिम्मेदारी बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश के जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं, सभी का नवीनीकरण और उच्चीकरण किया जा रहा है। मैं इस वक्त रूमा इंडस्ट्रियल एरिया में हूं और यहां पर आपको बता दूं कि किस तरीके से यूपी सीडा द्वारा यहां का सौंदर्यीकरण और नवीनीकरण किया जा रहा है। बाकायदे रूमा इंडस्ट्रियल एरिया में सड़कें जो हैं वो बनाई जा रही हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, उनसे ये सड़कें बनाई जा रही हैं, लेबर लगे हुए हैं।
सड़कों का निर्माण लगभग शुरू हो चुका है और इसके साथ साथ इस पूरे क्षेत्र में जितने भी पार्क हैं उनका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। जो मार्ग हैं उनको जगमग लाइटों से जगमगाया जाएगा और इतना ही नहीं, यहाँ पर लगभग 90 करोड़ की लागत से मार्ग प्रकाश के साथ साथ पेयजल सिस्टम, सीवर सिस्टम और इसके साथ साथ जितने भी यहाँ पे औद्योगिक इकाइयों की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने की लगभग 1 दर्जन की जो कार्य योजना है उस प्रोजेक्ट के तहत इसे लागू किया जाएगा और ये प्रोजेक्ट लगभग 2025 दिसंबर तक पूरा हो जाएगा और इसके पूरा होते ही रूमा औद्योगिक क्षेत्र के जो काया है वो पलट जाएगी। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। तो देश के बाद में आपको बता दें उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे। खबर हरिद्वार से, जहां तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन द्वारा संस्कृति भाषा का विरोध और फंडिंग को लेकर दिए गए एक बयान पर उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति और अन्य प्रोफेसरों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। हरिद्वार स्थित उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति दिनेश चंद्र शास्त्री ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री को संस्कृत से इतना परेशानी है तो सबसे पहले उन्हें अपने परिवार के नामों पर गौर करना चाहिए, क्योंकि उनके माता पिता, पत्नी और भाइयों के नाम संस्कृत शब्दों से ही मिलते हैं। कुलपति ने यह भी कहा कि भारत संस्कृत के बिना अधूरा है और ये हमारे जीवन के हर पहलू से जुड़ी हुई है। जन्म से लेकर मृत्यु तक संस्कृत मंत्रों का महत्व होता है। अन्य प्रोफेसरों ने भी इस बयान का विरोध करते हुए कहा कि भारत की गाँव की नींव संस्कृत पर ही आधारित है और नहीं जा सकती। जी, जिस किसी ने भी संस्कृत भाषा का विरोध किया है और कहा है कि संस्कृत भाषा के लिए सरकार जो है व्यर्थ में धन खर्च कर रही है, जो कि सरासर गलत है। भारतीय संस्कृति के भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा, तो भारत की 2 प्रतिष्ठित चीजें हैं, संस्कृत और संस्कृति। उसके संरक्षण के लिए यदि सरकार धन खर्च कर रही है तो उसे खर्च करना चाहिए, पर किसी का भी ये कहने का अधिकार या फिर ये कहना उचित नहीं है कि संस्कृत पर जो है जो खर्च किया जा रहा है वो फिजूल का खर्चा है। देखिए, हमारी संस्कृत भाषा देववाणी के रूप में मानी जाती है और प्राचीनतम भाषा मानी गई है। जो इसमें हमारे आचार व्यवहार और प्रतिदिन की दिनचर्या के लिए जितनी पॉजिटिविटी के साथ इसमें बताया गया वो हमको लगता है दूसरी किसी भाषा में नहीं है। बाद की भाषाओं में उसी से अनुसरण करके लिया गया है। हम कहते हैं ना कि वृत्तम यत्नेन संरक्षित वित्तम आयाति याति च, अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः है। ऐसी शिक्षा हमारी संस्कृत भाषा ही देती है कि वित्त के पीछे आज दुनिया जो है पागल है। वित्त जिसे धन कहते हैं, तो धन तो आता और जाता है, हमारी संस्कृत भाषा बता रही है, लेकिन हमारा चरित्र, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार जो कि हम एक अमिट छाप छोड़ता है, हमारे व्यक्तित्व को इस तरह से एक दिशा देता है, वो संस्कृत भाषा में ही मिल पाता है, अन्य भाषाओं में नहीं है। बीडी पांडे अस्पताल में जन औषधि दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में लोगों से जन औषधि का लाभ उठाने की बात कही गई। अस्पताल के चीफ फार्मासिस्ट आई.के. जोशी ने अस्पताल में मौजूद लोगों को बताया कि जन औषधि केंद्र में मिलने वाली व बाजार में मिलने वाली दवाओं का सॉल्ट जो है एक ही होता है, लेकिन जन औषधि केंद्र में मिलने वाली दवाओं की दाम बाजार में मिलने वाली दवाओं से बहुत कम होते हैं, जो मरीजों के लिए बेहतर है। इस दौरान पीएमएस डॉक्टर टी.के. टमटा ने मरीजों से जन औषधि केंद्र से दवाओं का लाभ लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्र में दवाओं के साथ स्वास्थ्य इक्विपमेंट में भी ये इक्विपमेंट भी मिलते हैं, जो बाजार दर से बहुत कम दाम में मिलते हैं। जन औषधि दिवस जो है वो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनकी एक महत्वाकांक्षी योजना है और सन 2017 से लागू है ये। और इसमें उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भी हमारे जो गरीब जनता हैं जो मेडिकल स्टोर से बहुत महंगी दवा नहीं ले सकते हैं, वो अस्पताल से और जो जन औषधि केंद्र हैं वहाँ से जो है जेनरिक मेडिसिन ले सकते हैं। जेनरिक मेडिसिन जो होता है ये जो बाज़ार में बिकने वाली दवाइयाँ होती हैं उन्हीं की तरह होती हैं, गुणवत्ता भी वैसी होती है, लेकिन जो है ट्रेड नेम ना होके उसमें उनका सॉल्ट वाला नेम जो होता है। जी, सबसे पहले आज 7वां जन औषधि दिवस मनाया जा रहा है। सबसे पहले आप सबको उसकी बधाइयाँ। और यहाँ पर
2017 में ये जनऔषधि केंद्र सबसे पहले स्थापित हुआ था, जिसका संचालन सबसे पहले रेड क्रॉस सोसाइटी करती थी। उसके बाद 2019 से टेंडर के माध्यम से संचालित किया जा रहा है, जिसमें अभी हमारे यहाँ पर 300 प्रकार की सभी दवाएं उपलब्ध हैं, जिसका लाभ जनता ले रही है। और उसके साथ साथ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे बीपी मशीन, नेबुलाइजर मशीन, थर्मामीटर हो गया, स्टीमर हो गया और ये ग्लूकोमीटर, ये सब भी आया हुआ है जो भी। और बच्चों के सप्लीमेंट हो गए जैसे च्यवनप्राश और प्रोटीन पाउडर, और ये पोषण आया है, जिसका लाभ जनता समय समय पर लेती रहती है। और कोशिश रहती है हमारी कि ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयाँ यहाँ पर उपलब्ध रहें और जनता को बाहर से खरीदना ना पड़े। और राज्य की चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होने जा रहे यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो, इसको लेकर लोक निर्माण विभाग व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा है। लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पांडे ने बताया कि चारधाम यात्रा के प्रमुख यात्रा मार्गों को दुरुस्त करने का कार्य किया जा रहा है। इस कड़ी में एक समीक्षा बैठक बुलाई गई है। उनके मुताबिक यात्रा शुरू होने से पहले सड़क से जुड़े सभी इंतजाम पूरे कर लिए जाएंगे। यात्रा के लिए हम लोगों ने पहले से तैयारी शुरू की हुई है। इसमें जो चारधाम की जो मेन सड़कें हैं वो उसमें NHPWD काम करता है, NHIDCL भारत सरकार की एक कंपनी वो कर रही है, और BRO का कुछ पोर्शन है। तीनों के साथ हमारी 2 बार मीटिंग हो चुकी है। कल फिर से मैंने एक समीक्षा बैठक बुलाई है, जिसके अंदर हम पूरा प्लान इनका देखना चाह रहे हैं। और अभी रिसेंटली हमारे अपर सचिव हैं, वो गए भी थे, वो चमोली और रुद्रप्रयाग का भ्रमण भी करके आए, सारी रोड देख के आए हैं। तो उन्होंने भी जो इश्यूज़ फ्लैग किए हैं उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, और उनसे वीकली प्लान हम लोग मांग रहे हैं, जिससे कि हम यात्रा शुरू होने से पहले ही सारा काम कंप्लीट कर सकें। ऋषिकेश में 1 मार्च से 7 मार्च तक चलने वाला इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल का समापन हो गया है। इसमें विभिन्न देशों से 1000 से अधिक देसी विदेशी साधकों ने हिस्सा लिया और योग की धरती ऋषिकेश से योग के क्षेत्र में देश विदेश में अपनी पहचान बना चुके योगा गुरु अपनी अपनी योग कलाओं का आदान प्रदान करते नजर आए। वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज इंटरनेशनल योग फेस्टिवल के समापन कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने कहा भारतीय योग का पूरा विश्व केंद्रित हो गया है और भारतीय योग को विश्व के प्रचार प्रसार करने के लिए उत्तराखंड खासकर ऋषिकेश का विशेष महत्व बताया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव के समापन के अवसर पर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि यहाँ अनेक योगाचार्य आए हुए हैं, साधक आए हुए हैं, गुरु लोग आए हुए हैं, कथावाचक लोग आए हुए हैं, और सभी प्रतिभागी जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनको मैं बधाई देता हूँ कि बहुत अच्छा योगदान उन लोगों का रहा और ये समापन हो रहा है। पर्यटन की दृष्टि से हमारा उत्तराखंड बहुत आगे बढ़ रहा है, तो टूरिज्म में है पहले से ही है, और अंतर्राष्ट्रीय योग फेस्टिवल टूरिज्म ही करता था, सबसे पहले उसका प्रारंभ हमने ही किया। आज ये योग पूरे दुनिया में छाया हुआ है और योग के प्रचार प्रसार से ही भारत विश्व गुरु बनेगा। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। रामनगर काशीपुर मार्ग पर ग्राम बसई के पास एक कार और छोटा हाथी वाहन के बीच टक्कर हो गई। हादसा इतना गंभीर भीषण था कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। आपको बता दें, पुलिस ने पहुंचकर गंभीर रूप से घायल युवक मलकीत सिंह निवासी सहादरा दिल्ली को रामनगर सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद दिल्ली से मृतक के परिजन अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। कल एक रामनगर काशीपुर रोड पे एक XUV गाड़ी और छोटे हाथी में टक्कर हो गई, जिसमें XUV सवार चालक की डेथ हो गई है। सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद इसकी बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का, चंडीगढ़ से अहम खबर, जहां हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हुई है। संविधान और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को इस दौरान नमन किया गया। सर्वोच्च कानून संविधान को समर्पित विधानसभा का विशेष सम्मान। बजट सत्र से पहले हरियाणा विधानसभा में डॉक्टर अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी गई और संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर के योगदान को मान्यता दी गई और उसको सराहा गया।
अगली अहम खबर हरदोई से, जहां पुलिस ने बलवा ड्रिल दंगा नियंत्रण का रिहर्सल किया। आपको बता दें, एसपी नीरज कुमार जादव के निर्देश पर यह रिहर्सल किया गया है। आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। बलवा ड्रिल दंगा नियंत्रण का रिहर्सल आगामी त्योहारों के दृष्टिगत किया जा रहा है। रिहर्सल में मौजूद पुलिसकर्मियों को दिए गए दिशा निर्देश क्षेत्राधिकारी, नगर व प्रतिसाद निरीक्षक भी इस दौरान मौजूद रहे। आपको बता दें, हरदोई पुलिस लाइन परेड परिसर में ये रिहर्सल आयोजित की गई। करने वाले हैं, क्या उनका मकसद है। अगली अहम खबर अलीगढ़ से, जहां अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की प्रेस वार्ता आयोजित हुई है। आपको बता दें, ब्राह्मण महासभा के तीसरी बार जिलाध्यक्ष बने हैं राकेश कुमार। महासभा की ओर से आभा होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुनींद्र शर्मा भी उपस्थित रहे। ना रहने से रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अगली अहम खबर का रुख करेंगे खबर एटा से, जहां तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से एटा में देखने को मिला है। इस दौरान अनियंत्रित कार की चपेट में आया साइकिल सवार मजदूर की हालत गंभीर है। आपको बता दें, पुलिस ने घायल को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने मजदूर को हायर सेंटर रेफर किया है। थाना रिजोर क्षेत्र के गांव मिस्री का निवासी बताया जा रहा है मजदूर। सिकोहाबाद रोड आनंदपुरम के पास ये घटना घटित हुई है। तो तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, कार सवार ने साइकिल सवार को रौंदा है। और अगली अहम खबर मेरठ से, जहां नकली शराब फैक्ट्री पर छापेमारी की गई है। एसपी सिटी के नेतृत्व में यह पुलिस कार्रवाई देखने को मिली है। ब्रांडेड बोतलों में बेची जा रही थी नकली शराब, जिसको लेकर ये छापेमारी की गई है। 15 पेटी से ज्यादा नकली शराब बरामद हुई है। स्टिकर, होलोग्राम, ढक्कन समेत कई सामान भी बरामद हुए हैं। चंडीगढ़ से लाकर यहां रीपैक की जा रही थी शराब। आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। सरकारी ठेकों तक सप्लाई की आशंका जताई जा रही है। होली पर बिक्री के लिए तैयार की जा रही थी ये नकली शराब। सिविल लाइन के सुभाष नगर में ये नकली फैक्ट्री पर छापेमारी हुई है। देखिए, हापुड़ एसओजी द्वारा इनपुट मिली थी कि हाशिमपुरा क्षेत्र में कुछ जगह पर अवैध शराब बनाई जा रही है। सूचना के आधार पर थाना सिविल लाइन पुलिस और जो हापुड़ एसओजी टीम द्वारा यहाँ पे छापेमारी की गई हाशिमपुरा में एक घर में, और यहाँ पे करीब 15 पेटी के आसपास हमें जो रेडी वो शराब, जो इंग्लिश है, लोकल जो इंडियन ब्रांड्स हैं, उनके शराब हमें मिले। और इसमें जो कैप्स हैं, खाली बॉटल्स हैं, लेबल्स हैं, सारी चीज़ें इनसे बरामद हुई है। कुल 4 लोग हिरासत में लिए गए हैं। इनसे पूछताछ की जा रही है, ये लोग कहाँ से लाते थे, किसको बेचते थे, कहाँ से लेबल्स बनवाते थे, सभी चीज़ों के बारे में जानकारी की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आए हैं, उसके अनुसार इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। रुक करेंगे अगली अहम खबर का बाराबंकी से। अगली अहम खबर, जहां नगर पंचायत बेलहरा अध्यक्ष के पति पर एफआईआर हुई है। देवर पर भी एफआईआर दर्ज हुआ है। चोरी का मामला दर्ज हुआ है। मोहम्मदपुर खाला थाने में दर्ज हुई है यह एफआईआर। सागवान के पेड़, आपको बता दें, सागौन के पेड़ जबरन काटने का इन पर आरोप है। पीड़ित के विरोध करने पर धमकाने का भी आरोप है। तो बेशकीमती सागौन की लकड़ी काटने का आरोप है। बाग थी, उसमें पेड़ लगे थे सागौन के, वो जुबरान और इबाद काट लिए। चेयरमैन के भाई हैं और ये चेयरमैन के पति हैं और एक देवर है। और अयाज खान जो है चेयरमैन के बल पर गुंडे करते, दबंगई में कटवा लिया और धमकाते हैं, इधर इस मुकदमे फंसा देंगे, उस मुकदमे में फंसा देंगे, 151 एसडीएम साहब से करवा देंगे, सब लोगों के नाम ये कर देंगे। और ये है मामला। और सीधा आपको लिए चलते हैं आगरा, जहां मुख्यमंत्री इस दौरान क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी, डॉक्टर रमेश जी, विजय शिवहरे जी, डॉक्टर आकाश अग्रवाल जी, जिलाध्यक्ष
गिरिराज कुशवाहा जी, महानगर अध्यक्ष भानु महाजन जी और आगरा मंडल से जुड़े हुए मेरे सेवा साथियों, बहन और भाइयों, ये मेरा सौभाग्य है कि होली के रंगोत्सव कार्यक्रम को आज बरसाना में शुभारंभ करने के बाद मुझे इस समय आप सभी युवा साथियों के साथ जो देश के विकास की एक आधारशिला रखने वाले हैं, देश की युवा ऊर्जा के प्रतीक हैं, आप सभी युवाओं के सम्मेलन में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। 1000 नए युवा उद्यमी आज से प्रदेश और देश के विकास में अपना योगदान देने के लिए अपने आप को लेकर के तैयार करके आगे बढ़ रहे हैं। उनके लिए ऋण वितरण के लिए आयोजित इन समारोह में मैं उन सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए होली की भी आपको बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश का सामर्थ्य क्या है, आज देश और दुनिया उसे देख रही है। भारत का सामर्थ्य क्या है, दुनिया 10 वर्ष से उसको महसूस कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष में भारत ने विकास की नई ऊंचाइयां प्राप्त की हैं। एक नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं, जो भारत संस्कृति और समृद्धि का, विरासत और विकास का, आस्था और आजीविका का एक अद्भुत संगम को आगे बढ़ाकर नए भारत का दर्शन करा रहा है। इस नए भारत में भेदभाव किसी के साथ नहीं, सुरक्षा सबको, समृद्धि सबको, आगे बढ़ाने के अवसर सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ 10 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो उद्घोष किया था, उसका एक बृहद स्वरूप अभी महाकुंभ प्रयागराज में देखने को मिला था। बहनों और भाइयों, 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालु मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में 45 दिन के अंदर आए। एक तो ये आयोजन स्वच्छता और सुरक्षा का अद्भुत समन्वय, और दूसरा इससे जो आजीविका बढ़ी। आजीविका मैंने पहले प्रयागराज में कहा था, जब मैं वहां स्वच्छता कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों और सुरक्षा बलों के जवानों के सम्मान के लिए 27 फरवरी को वहां गया था, तब भी वहां कहा था कि महाकुंभ ने 5 आस्था के कॉरिडोर यूपी को दिए। प्रयाग से मां विंध्यवासिनी के धाम होते हुए काशी, प्रयागराज से अयोध्या होते हुए गोरखपुर, प्रयागराज से श्रृंगवेरपुर धाम होते हुए लखनऊ और नैमिषारण्य, प्रयागराज से लालापुर जो महर्षि वाल्मीकि की पावन साधना स्थली है, संत तुलसीदास जी की जन्मभूमि राजापुर, और चित्रकूट का एक कॉरिडोर बना। और 5वां महत्वपूर्ण कॉरिडोर है
प्रयागराज से आगरा, मथुरा, वृंदावन, बरसाना होते हुए शुभ तीर्थ का एक पंच तीर्थ आज उत्तर प्रदेश को आस्था के साथ साथ भारत की आस्था के साथ साथ सनातन धर्म की आस्था के साथ साथ आजीविका के एक आधार बने हैं। आप बताओ ना कि 7,500 करोड़ खर्च करें और बदले में 3.5 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि प्रदेश में देखने को मिले, ये दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिलेगा। जो आया अभिभूत होके गया। कुंभ में जिसने डुबकी लगाई उत्तर प्रदेश के प्रति और भारत की सनातन संस्कृति के प्रति अभिभूत होकर के गया। और बहनों और भाइयों, मैं यही कहने के लिए आया, यह अवसर है हमारे पास। अब उत्तर प्रदेश को कोई बीमारू राज्य नहीं कहेगा। अब उत्तर प्रदेश के युवाओं के सामने पहचान का संकट नहीं खड़ा कोई कर सकता, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त हो चुका है, दंगा मुक्त हो चुका है। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। यह उत्तर प्रदेश आज भारत की आध्यात्मिक आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हुए, भारत की आध्यात्मिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए विकास की एक नई ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए लालायित दिखाई दे रहा है। और उसमें भी उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि देश के अंदर सर्वाधिक युवा उत्तर प्रदेश में रहता है। ये युवा 56 से 60% हमारी ये आबादी कामकाजी तबके की है। युवा ऊर्जा भरपूर है, प्रतिभा संपन्न है, देश और दुनिया को नेतृत्व देने की सामर्थ्य रखता है। और इसी सामर्थ्य को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने 24 जनवरी 2025 को सीएम युवा के नाम पर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना को आगे बढ़ाया है। यह युवा उद्यमी योजना जिसमें कोई भी युवा अपना स्टार्टअप प्रारंभ करना चाहता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप स्टार्टअप की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, स्टैंड अप की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए युवा उद्यमी आगे आएगा। हम उसे मार्जिन मनी के साथ साथ ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 24 जनवरी को लॉन्च किया गया और आज 7 फरवरी है। 7 फरवरी तक आते आते 7 मार्च तक आते आते मैं देख के बहुत चक था कि 1.5 लाख से अधिक लोगों ने आवेदन कर लिया। यानी देने 1 लाख लोगों को थे, आवेदन आ गए 1.5 लाख। स्क्रीनिंग हो रही है, बैंक ने 25 स्वीकृति भी कर ली है और इसमें 10,000 लोगों को वितरण भी हो गए। कल मैं गोरखपुर में था, 2,500 युवाओं को वहां पर गोरखपुर और बस्ती 2 कमिश्नरी का था, 2,500 युवाओं को वहां पे ऋण वितरण का काम हुआ। आगरा में इससे पहले कार्यक्रम हो चुका है। मैं आज फिर देख रहा हूं 1,000 युवाओं को फिर ऋण वितरण का कार्यक्रम यहां पे चल रहा है। यानी हमारा युवा अब नौकरी के पीछे भागेगा नहीं, बल्कि नौकरी पैदा करके नए नए लोगों को रोजगार और स्वावलंबन के मार्ग पर अग्रसर करने का काम करेगा। और ये तो वैसे भी उत्तर प्रदेश इसके लिए जाना जाता था। बहनों और भाइयों, कहते हैं कि 16वीं सदी तक दुनिया की अर्थव्यवस्था में 30% योगदान भारत का था और विदेशी आक्रांताओं के आने के पहले याद करिए
भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी। दुनिया की सबसे अधिक अच्छी समृद्धि भारत के पास थी। धन धान्य से परिपूर्ण था। खुशहाल भारत था। वह नया भारत, वह भारत जिसे विदेशी आक्रांताओं ने रौंदा, अंग्रेजों ने लूटा, देखते ही देखते 2014 तक, यानी आजादी के बाद भी 2014 तक मात्र भारत दुनिया की 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था रह गया था। यानी दुनिया के अंदर आबादी में नंबर 2, लेकिन अर्थव्यवस्था में 11वें स्थान पर। हमें आभार व्यक्त करना चाहिए मोदी जी का, जिन्होंने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की अपने विजन के अनुरूप कार्यक्रमों को लागू करते हुए एक नए भारत को नए तरीके से वैश्विक मानचित्र के सामने प्रस्तुत किया। और परिणाम क्या था? परिणाम है जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष मना रहा था, जब एक देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूर्ण कर रहा था, तो 200 वर्षों तक जिस भारत पर ब्रिटेन ने शासन किया था, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना था। 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था। और अब हम कह सकते हैं, अब हम कैसे हैं, अगले 2 वर्ष के अंदर भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 3री बड़ी अर्थव्यवस्था का मतलब विकास होगा। देश की जीडीपी बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, रोजगार के सृजन होंगे, हर हाथ को काम होगा, हर खेत को पानी होगा, हर किसान के चेहरे पर खुशहाली होगी, गरीबी रेखा से ऊपर उठने में लोगों को मदद मिलेगी और नया भारत विकसित भारत बनकर के दुनिया को फिर से नेतृत्व देगा। विकसित भारत की उसी आधारशिलों को आगे बढ़ाने के लिए ये मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम, हम लोग आज यहां पर आपके बीच में 1000 नए उद्यमियों के साथ आपके सामने आए हैं। और मैं भी देख रहा था यहां पे जो विभिन्न प्रकार के नए उद्यमियों ने अपने एग्जीबिशन लगाई हुई है, मैं उनको देख रहा था। उनमें कार्य करने का एक जज्बा है, उनके पास एक विजन है। जहां विजन है वहीं इनोवेशन भी है, और इनोवेशन और विजन के साथ टेक्नोलॉजी मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है, फिर समृद्धि आने से कोई रोक नहीं सकती है। और यही तो नए भारत में हो रहा है और वही उत्तर प्रदेश में हो रहा है। बहनों और भाइयों, ये सभी युवा पूरे धैर्य के साथ कार्य करें। इस स्कीम के अंतर्गत 31 मार्च के अंदर 1 लाख युवाओं को हम लोग ये राशि उपलब्ध करवाने वाले हैं। और इसके उपरांत 1 अप्रैल से फिर 1 लाख अन्य युवाओं को हम नए युवा उद्यमी बनाने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने वाले हैं। यानी यह 1 लाख उद्यमी का मतलब 10 लाख लोगों को रोजगार के नए अवसर। और अगर आज की तिथि से आप देखेंगे तो अगले वर्ष तक हम लोग 20 लाख युवाओं को तो केवल इसी स्कीम के अंतर्गत रोजगार और नौकरी उपलब्ध करवा देंगे। निवेश के लिए नए गंतव्य के रूप में उत्तर प्रदेश की पहचान बनी है।
टूरिस्ट के नए डेस्टिनेशन के रूप में उत्तर प्रदेश ने जो नए कॉरिडोर दिए हैं, निवेश के लिए जो 33 प्रकार की सेक्टोरियल पॉलिसीज के माध्यम से निवेश को आमंत्रित किया जा रहा है, लाखों करोड़ का निवेश हो रहा है, लाखों नौजवानों के लिए नौकरी की सुविधाएं आगे बढ़ाई जा रही है। सुरक्षा का मायने क्या होता है, आज उत्तर प्रदेश की पहचान इसके माध्यम से दुनिया के अंदर बढ़ी है। 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालु आ जाए और उत्तर प्रदेश कोई लूट की घटना नहीं गई, कोई अपहरण की घटना नहीं, कोई छेड़छाड़ की घटना नहीं, कोई भी ऐसी घटना नहीं जिस पर किसी को उंगली उठाने का अवसर प्राप्त हो, बल्कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लोगों ने आतिथ्य सत्कार के भी, आजीविका के लिए भी साधन ढूंढे। बहनों और भाइयों, यही होता है जब हम उचित अवसर प्रदान करते हैं तो ढेर सारे अवसर हमें प्राप्त होते हैं, ढेर सारे अवसर प्राप्त होते हैं। महाकुंभ ने अवसर हमें दिया और अभी मैं बरसाना से आ रहा हूं। बरसाना में आज लड्डू मार होली है, कल वहां पे लठमार होली है और ब्रजभूमि तो अपने रंगोत्सव के लिए जानी जाती है। क्या अद्भुत समन्वय है। इससे बड़ा सौहार्द का पर्व, इससे बड़ा सद्भाव का पर्व और क्या हो सकता है। महाकुंभ ने भी एकता का संदेश दिया और वही एकता का संदेश होली का हमारा ये महापर्व दे रहा है। मैं सभी युवाओं को जिन्होंने आज यहां पर ऋण लिया है, उन सबको बधाई देता हूं। होली आप सभी के जीवन में यही उत्साह और उमंग का संचार करे, यही आनंद का संचार करे, आपके जीवन में इसी प्रकार की खुशहाली आए, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। आपको होली की हृदय से बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करते हुए वाणी को विराम देता हूं। मेरे साथ बोलेंगे वृंदावन बिहारी लाल की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। तो फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।